Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture on production and operations management. The course code is MGT362. We concluded our last lecture on chapter 12, which is basically concerned with inventory management. Let's have a summary of the topics which we have covered so far. We have first of all discussed in this chapter 12 the importance of inventory, what are the different functions of inventory, the types of inventories that are there in practice. Then we studied some of the important aspects of managing inventory. We studied ABC analysis, which tells us what are the prioritized item in the inventory. We also studied the importance of record accuracy. We also studied the technique in which we updated the records of the inventory using cycle counting, and then we discussed the importance of controlling inventories in the services. Afterwards, we have discussed different models of inventory, what is dependent and independent demand, what are different costs related to inventories, and we concluded our discussion up till this point, which is a reordering point. We discussed what is basic economic order quantity, EOQ. We discussed the assumptions, the 6 assumptions which have to be fulfilled in order to implement EOQ. We also discussed what are the reordering points and how to calculate them. Well, today we will be discussing production order quantity models, the quantity discount models, and probabilistic models. Afterwards, we will, in the end of this chapter, we will also discuss briefly single period model and fixed period systems. Let's start today's lecture. What is production order quantity models? When we discussed EOQ models, we had an assumption कि जी जो आप ऑर्डर दे रहे हो अपने सप्लायर को वो एक ही दफ़ा में पूरा हो जाएगा, कि जी अगर आपने 400 यूनिट्स का ऑर्डर किया है अपने सप्लायर को, तो आपका जो सप्लायर है वो 400 चीज़ें एक ही दफ़ा में आपको पहुंचा देगा. मगर प्रैक्टिकल केसेस के अंदर या प्रैक्टिस के अंदर ये नहीं होता. नॉर्मली आप 400 चीज़ों का ऑर्डर देते हो तो आपका सप्लायर आपको 200 चीज़ें पहुंचाएगा पहले दिन, फिर 100 चीज़ें आपको दूसरे दिन पहुंचाएगा, फिर 100 चीज़ें आपको तीसरे दिन पहुंचाएगा. तो क्या है, आपके पास आहिस्ता आहिस्ता जो आपने ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर की जो फुलफिलमेंट हो रही है या उस ऑर्डर की जो कंप्लीशन हो रही है वो इन डिफरेंट स्टेप्स के अंदर हो रही है या प्रोग्रेसिवली हो रही है. ये उन केसेस के अंदर होता है जहां आपको जो इन्वेंट्री है, ये these are the two cases used when inventory builds up over a period of time after an order is placed. ये वाली डिस्कशन हमने कर ली कि जी आपका सप्लायर आपको आहिस्ता आहिस्ता इन्वेंट्री आपकी बिल्डअप करता है, या ये उन केसेस के अंदर भी हो रही होती है जहां आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो और साथ साथ ऑर्डर भी कर रहे हो, कि इधर से आप चीज़ बनाते जा रहे हो, अपनी कंपनी से अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हो और अपने सप्लायर को कह रहे हो कि मुझे और रॉ मटेरियल ला के दो. ठीक है, दिस इज़ द केस कि जी आपने एक ख़ास इन्वेंट्री है, उधर तक आप अब इन्वेंट्री लेके गए, इन्वेंट्री लेवल आहिस्ता आहिस्ता अब आपकी डिमांड बढ़ती जाए, आपका कस्टमर भी आपसे डिमांड कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने सप्लायर से भी कहते हो. अब इस पॉइंट पे आके आप अपने सप्लायर को, आपका सप्लायर आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और सक्सेसिवली प्रोवाइड करता है. पहले जो केस था हमारा एकदम से ऐसे सीधा ऊपर जाता था ना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिमांड आती थी, फिर एकदम से ऊपर जाता था. अब इसके अंदर देखें, ये वाला जो एरिया है इट इज़ गोइंग ग्रेजुअली अपवर्ड्स, कि जी आपने ऑर्डर दिया तो वो ऑर्डर आहिस्ता आहिस्ता सेटिस्फाई हुआ, फिर उसके बाद आपने उस ऑर्डर को यूज़ किया, फिर नया ऑर्डर आया, आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर आया,
फिर वो यूज़ हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर आया। पहले तो हमारे पास ये होता था ना, आप एकदम से उसको यूज़ करते थे, फिर एकदम से पूरा आता था, फिर यूज़ करते, फिर एकदम से वो पूरा आता था, फिर यूज़ करते थे, फिर तो उसके अंदर ही ऑर्डर पॉइंट्स क्या है। अब इस केस के अंदर हम देखते हैं जब प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल जब आपके पास आहिस्ता आहिस्ता आ रहा होता है तो हम क्या फिर किस तरीके से हम ऑप्टिमम ऑर्डर साइज निकाल सकते हैं। अब जाहिर बात है इन किन सिचुएशंस के अंदर ये होता है जहां आपका सप्लायर आपको आहिस्ता आहिस्ता इन्वेंट्री दे रहा हो, या आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो और साथ साथ आप अपने डिमांड भी अपने सप्लायर से डिमांड भी कर रहे हो। तो फिर उसके अंदर हमें 2 एडिशनल पैरामीटर्स डालने पड़ते हैं। होगा वो उसी तरीके से होल्डिंग कॉस्ट और आपकी जो सेटअप कॉस्ट है जहां मिनिमाइज हो जाएगी, जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था ना, एक लाइन का ग्राफ, और जिस पॉइंट पे वो दोनों होल्डिंग कॉस्ट एंड सेटअप एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रही थी, तो वो आपका ऑप्टिमम ऑर्डर था। होगी थ्योरी वही है, मगर आप इसके अंदर एडिशनल 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, एडिशनल 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं। यू हैव डेली प्रोडक्शन रेट आप इसके अंदर आ रहा है, और डेली डिमांड और यूजेज रेट आ रहा है कि जी अब क्या हो रहा है कि आप प्रोडक्शन भी साइमल्टेनियसली कर रहे हो और यूज भी उसको कर रहे हो, तो आप डिमांड भी अपने कस्टमर अपने सप्लायर से डिमांड भी कर रहे हो कि मुझे चीज़ भी चाहिए, और वो जो चीज़ आ रही है उसे आप प्रोडक्शन करके अपने कस्टमर को चीज़ पहुंचा रहे हो। तो आपकी एक प्रोडक्शन हो रही है और आपकी एक यूजेज हो रही है, या आपकी एक कंटिन्यूस डिमांड यूजेज आ रही है। और तीसरी चीज़ ये है कि जी आप कितनी देर तक प्रोडक्शन रन चला रहे हो। अब जाहिर बात है ना, इन्वेंट्री में अगर कोई रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है तो आप जितना लंबा प्रोडक्शन रन करोगे, जितना लंबा अरसे तक अपने प्रोसेस को रन करोगे, तो वो उसी तरीके से आपकी जो रॉ मटेरियल है वो यूज़ होगा। जितना थोड़ा प्रोडक्शन रन होगा उतना कम रॉ मटेरियल यूज़ होगा। तो आप इसके अंदर हमने कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि जी प्रोडक्शन रेट आपको पता होना चाहिए, डेली यूजेज रेट पता होना चाहिए, और आपको लेंथ ऑफ प्रोडक्शन रन का पता होना चाहिए कि जी कितने दिन वो आपने प्रोडक्शन रन की है। तो फिर अगर ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपको पता है, हम उसी तरीके से इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट निकालेंगे, उसी तरीके से हम होल्डिंग कॉस्ट निकालेंगे, उसी तरीके से हमने जब होल्डिंग कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट को इक्वेट करेंगे तो आपके पास एक ऑप्टिमम ऑर्डर आ जाएगा कि जी इतना ऑर्डर आपने करना है, इतने बैच का आपने ऑर्डर करना है। थ्योरी सारी की सारी वही है, कैलकुलेशंस आपके अंदर इसके अंदर मैक्सिमम जिस तरह आप देखें हम स्टार्ट करते हैं इधर से एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, जो आप साल में इन्वेंट्री होल्ड करते हो उसकी कॉस्ट कितनी होती है। जाहिर बात है जो एवरेज इन्वेंट्री लेवल होगा और जो होल्डिंग कॉस्ट है पर यूनिट आइटम की 1 साल तक की, वो आपको पता होनी चाहिए। एनुअल इन्वेंट्री लेवल किस तरीके से हम निकालेंगे, जो मैक्सिमम इन्वेंट्री है उसका एवरेज उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो वो उसकी एवरेज वैल्यू निकल आएगी। ये उस डायग्राम से आपको याद होगा कि मैंने आपको बताई थी कि जी जो एवरेज वैल्यू थी, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी एवरेज वैल्यू को डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इज द टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन रन माइनस टोटल यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन रन। तो आपने जो टोटल प्रोडक्शन रन के अंदर मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल इतनी है कि जी जितना आपने बनाया और जितना आपने मंगवाया, ये सारे का सारा इनको उससे इन्वेंट्री से सब्ट्रैक्ट करके आपके पास एक इन्वेंट्री लेवल आ जाएगा। इसी तरीके से इन्वेंट्री लेवल जब आ जाएगा तो आपके पास एक होल्डिंग कॉस्ट का रिलेशनशिप आ जाएगा। जब ये दोनों आ जाएंगे तो होल्डिंग कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट वही पुरानी रिलेशनशिप EOQ के अंदर से निकाली हुई है। होल्डिंग कॉस्ट ज़रा सी चेंज हो गई है, ज़रा सी अपडेट हो गई है। इसके अंदर आप देखें डिमांड एंड प्रोडक्शन, जो डेली प्रोडक्शन रेट और डेली डिमांड रेट के जो 2 एडिशनल वेरिएबल्स थे वो आ गए हैं। बाकी सारे वही वेरिएबल्स हैं कि नंबर ऑफ पीसेस पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, एनुअल डिमांड क्या है, ये सारी की सारे वही वेरिएबल्स पुराने EOQ के अंदर हैं। वही रिलेशनशिप किया कि जी होल्डिंग एंड सेटअप कॉस्ट जो है जब वो इक्वल हो जाएगी वो पॉइंट होगा जहां वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और फिर हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया ऑप्टिमम ऑर्डर का। अब इसके अंदर क्या अजम्पशन ली गई है कि जी आपका सप्लायर आपको इंस्टेंटेनियसली नहीं आपकी जो डिमांड है उसको फुलफिल कर रहा, मगर स्टेप्स के अंदर कर रहा है, या आपकी
प्रोडक्शन हो रही है, आपकी इन्वेंट्री से चीज़ आप निकाल भी रहे हो और उस इन्वेंट्री के अंदर आपका सप्लायर जो है वो चीज़ डाल भी रहा है रॉ मटेरियल, तो उस केस के अंदर हम ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल यूज़ करते हैं। और ये जो QP है, दिस इज़ द ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, कि इतना आपने अपने सप्लायर से मंगवाना है अगर आपकी प्रोडक्शन हो रही है और डिमांड आपको अपनी प्रोडक्ट की डिमांड का पता है। तो वही एग्जांपल हम देखते हैं कि जी आपके पास 1000 यूनिट्स की डिमांड है, एनुअल आपका जो ऑर्डर सेटअप एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो $10 पर ऑर्डर है, आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट है यूनिट आइटम की वो $0.5 पर यूनिट पर ईयर है। अब ये देखें, ये पर ईयर में दी हुई है, ये भी ओवरऑल आपके पास एक ऑर्डर के देने की है, ये आपके पास ईयरली डिमांड है, डी जो बड़ी डी है वो ईयरली डिमांड है। अब हमें पता है आपकी एक प्रोडक्शन रेट है कि जी आप 8 यूनिट्स एक दिन में बना सकते हो, दिस इज़ योर प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि जो आपने मशीनरी या जो आपने प्रोसेस लगाया है उससे 8 चीज़ें दिन में बन सकती हैं। अब उस चीज़ की डिमांड कितनी है, आपका जो आपको कस्टमर जो आपसे मांग रहा है वो 4 चीज़ों के हिसाब से मांग रहा है, मगर आपकी डिमांड जो है या आपकी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन कैपेसिटी वो 8 है, यानी कि आपका जो ओवरऑल प्रोसेस है वो 8 चीज़ें बना सकता है। वो प्रोसेस इस इन्वेंट्री में 8 चीज़ें डाल रहा है, मगर जो आपका कस्टमर है वो इस इन्वेंट्री से 4 चीज़ें निकाल रहा है। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर आपके पास अपने सप्लायर से कितना आपने मंगवाना है, व्हाट इज़ दी ऑप्टिमम ऑर्डर जो आप उससे मांगो, वो हमारे इस केस के अंदर ये होगा। वो आपका सप्लायर फिर वो ऑर्डर इस इन्वेंट्री में डालेगा और इससे फिर आप अपना प्रोडक्शन रन डालोगे, चलाओगे। ये आपके पास रॉ मटेरियल होगा, यहाँ आपके पास वर्क इन प्रोसेस होगा, यहाँ आपके पास फिनिश्ड गुड्स होंगी। तो अब हमने इस केस के अंदर देखना है कि जी क्या प्रोडक्शन ऑर्डर होना चाहिए, वो हमने निकाल लिया कि जी आपका जो ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी है इस एग्जांपल के अंदर इट इज़ 283। अब हब कैप्स ये जो एग्जांपल है, जब आप पढ़ोगे बुक में जाके तो आपको एग्जांपल की each variable of the example is discussed in each variable is discussed in the example, so go read the text in the book। आपको पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड साल की इतनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इतना है, होल्डिंग कॉस्ट उसकी इतनी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है आपके पास, और उस प्रोडक्ट की डिमांड डेली कितनी है। ये जो मैंने आपको एक स्कीमेटिक बना दी है इधर, ये आपको उधर से ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बुक की जो एग्जांपल है उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो इस केस के अंदर जब हमारी कंटिन्यूसली प्रोडक्शन भी हो रही है, कितना ऑर्डर आपने मंगवाना है वो प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल से निकाला जा सकता है। अगर आपके पास सिर्फ डेटा जो यूजेज डेटा है जो आपके पास वो एनुअल डिमांड रेट्स में और एनुअल प्रोडक्शन रेट्स में, अब यहाँ तो देखें ना हमारे पास ये डेली है, जो छोटा p और d ये डेली वैल्यूज़ हैं। अगर आपके पास एनुअल डाटा हो कि जी साल में कितना ज़रूरत होता है या साल में कितनी प्रोडक्शन होती है, जो दिस इज़ दी मच मोर प्रैक्टिकल केस कि जी आपको अपनी फैक्ट्री की एनुअल डिमांड और एनुअल प्रोडक्शन रेट का पता होता है कि जी एनुअल डिमांड कितनी आई थी और एनुअल हमने प्रोडक्शन कितनी की थी। जब अगर आपके पास एनुअल में डाटा हो तो आप इस फार्मूला को यूज़ करके वही ऑप्टिमम ऑर्डर साइज निकाल सकते हो। दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर सिमिलर। ठीक है, तो अगर आपके पास एनुअल डिमांड रेट है और एनुअल प्रोडक्शन रेट है तो तब आप ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास डेली में है या पर यूनिट डेलीज यानी कि यूनिट्स पर डे या यूनिट्स पर कंजम्पशन और प्रोडक्शन रेट आपके पास डेली डिमांड में है, तो आप इस तरीके से ये वाला फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अब हम देखते हैं कि जी अब आपके पास केस ये आ रहा है, हमने देख लिया जब हमारे पास पहला केस था EOQ का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसमें क्या अजम्पशन थी कि जी आपका जो सप्लायर है वो एक दफ़ा में ही आपकी जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर रहा है
और जब डिमांड सेटिस्फाई हो रही है तो एक ही दफ़ा आपकी इन्वेंट्री में जंप आता था और फिर वो यूज़ होती थी, फिर जंप आता फिर यूज़ होती थी। अब हमने प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर क्या देख लिया, उसके अंदर हमारा ये अजम्पशन थी कि जी सप्लायर एक दफ़ा में आपकी डिमांड को पूरी नहीं कर रहा और प्रोग्रेसिवली आपकी डिमांड को फुलफिल करता है, या आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो, चीज़ को यूज़ भी कर रहे हो और चीज़ को मंगवा भी रहे हो। उस केस में क्या आपकी इन्वेंट्री आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका सप्लायर आपकी डिमांड को फुलफिल करता है, फिर वो यूज़ होती है। तो इसके अंदर आप देखें शेप दोनों के जो इन दोनों की शेप जो है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स हमने यूज़ किए हैं। अब तीसरा जो केस आ रहा है कि जी आपके पास क्वांटिटी डिस्काउंट है। क्वांटिटी डिस्काउंट का क्या मतलब होता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ आप खरीदोगे अपने सप्लायर से उतनी सस्ती वो मिलेगी। अब ये प्रैक्टिकल केस है जो आपको नॉर्मली मिलता है इन दी प्रैक्टिस। रिड्यूस प्राइसेस आर ऑफन अवेलेबल व्हेन लार्जर क्वांटिटीज आर परचेज। जितनी ज़्यादा चीज़ आप खरीदोगे उतनी कम प्राइस में आपको मिलेगी। अब इस जगह पे आपने डिसीजन जो लेना है वो किन चीज़ों का ट्रेड ऑफ होगा या किन चीज़ों के दरमियान में कंपैरिजन होगा। ट्रेड ऑफ इज़ बिटवीन रिड्यूस्ड प्रोडक्ट कॉस्ट। ज़ाहिरी बात है जितनी सस्ती रॉ मटेरियल मिलेगा उतनी सस्ती आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट होगी, और जो दूसरी चीज़ बढ़ रही है कि जितनी ज़्यादा आप चीज़ मंगवाओगे तो उतनी ज़्यादा आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब आपने डिसीजन लेना है कि जी इन दोनों को बैलेंस हम किस तरह से करें। तो आपको पता है कि टोटल कॉस्ट जो आपकी प्रोडक्ट की होगी वो सेटअप कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है, और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट को बनाने में लगी है वो कॉस्ट, उसको स्टोर करने में और मशीनों के सेटअप में जो लगी है वो आपकी टोटल कॉस्ट होती है आपकी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो वो हमने इस रिलेशनशिप से शो कर दी। ये रिलेशनशिप हमने पहले भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर देखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल के अंदर भी देखा हुआ है। अब ये आपके पास एक टिपिकल सिनेरियो है। हमने क्या किया है कि जी आपके पास एक डील है कि जी 1000 यूनिट्स खरीदोगे कोई डिस्काउंट नहीं, पर यूनिट प्राइस इतनी है। अब 1000 से 2000 तक की खरीदोगे तो आपके पास इतना परसेंट 4% डिस्काउंट है, तो आपको जो प्राइस पर यूनिट मिलेगी वो 4.80 की मिलेगी। 2000 से ज़्यादा की खरीदोगे 5% डिस्काउंट देंगे और पर यूनिट कॉस्ट आपको इतने की पड़ेगी कि जी एक चीज़ आपको $4.75 में पड़ेगी। अब क्या स्टेप्स हैं जो हमें करने चाहिए, या वो कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी निकाल सकते हैं इस केस में जब हमारे पास क्वांटिटी का डिस्काउंट है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, फॉर ईच डिस्काउंट कैलकुलेट द ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी। इफ ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी फॉर डिस्काउंट डजंट क्वालिफाई, चूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑर्डर साइज टू गेट द डिस्काउंट। अब इसके अंदर क्या है कि जी इफ ये क्वालिफाई ना कर रही हो तो फिर आपने स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑर्डर साइज टू गेट द डिस्काउंट, टू गेट द डिस्काउंट। प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड। अभी हम जब एग्जाम्पल में जाएंगे तो मैं आपको इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा। कंप्यूट द टोटल कॉस्ट फॉर ईच ऑप्टिमम ऑर्डर और एडजस्टेड वैल्यूज। अब फिर ये वही बात है, एडजस्टेड वैल्यूज जो है ये स्टेप 2 के अंदर हमें निकालनी पड़ेंगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालनी है। सेलेक्ट द क्यू ऑप्टिमम ऑर्डर दैट गिव्स दी लोएस्ट टोटल कॉस्ट। लोएस्ट टोटल कॉस्ट हम किस तरह से निकालेंगे, टी ऑफ सी का जो रिलेशनशिप अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा है उसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कि जी ये जो है टोटल कॉस्ट का हमने जो रिलेशनशिप निकाला है इसको यूज़ करके हमें पता चल जाएगा कि जी किस ऑर्डर साइज़ का हमने ऑर्डर करना है या कौन सा ऑर्डर साइज़ करना है। तो सबसे पहले आपके पास डिस्काउंट्स दिए हुए हैं, ये पॉसिबल डिस्काउंट्स हैं, इनको अंडर कंसिडरेशन रखते हुए आपने ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटीज़ निकालनी है। फिर आपने एक कोई एडजस्टमेंट करनी है ऑर्डर क्वांटिटीज़ की स्टेप 2 और 3 के अंदर, और फिर आपने एक ऑप्टिमम ऑर्डर साइज निकालना है बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ लोएस्ट कॉस्ट। अब वो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपके पास जो पहला केस था उसके अंदर हमने ऑप्टिमम ऑर्डर निकाला कि जी इतनी चीज़ें खरीदोगे, ठीक है, इतनी चीज़ें खरीदोगे तो आपको कितना % डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो हमने इसके अंदर देखा कि जी अगर हम इतना डिस्काउंट, डिफरेंट ऑर्डर्स हैं हमारे पास डिस्काउंट के कि जी इतनी चीज़ें खरीदेंगे तो इतनी
आपके पास ऑर्डर क्वांटिटी, तो फर्स्ट स्टेप हमने किया है कि जी हर डिस्काउंट के लिए हमने एक ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी निकाल ली। ये स्टेप 1 है, हर डिस्काउंट वैल्यूज के लिए हमने एक ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी निकाल दिया। ठीक है, अब वो बात ये है कि जी पहला वाला तो आ रहा है आपकी रेंज के अंदर, अब दूसरे वाले जो है वो आपकी रेंज के अंदर नहीं आ रहा। 1000 से 2000 से ज़्यादा आप खरीदोगे तो आपको मिलेगा। तो अब हमने क्या किया कि जो पहला तो 1000 तो आ रहा है, वो हमने ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी इसके केस के अंदर निकाल लिया। इसके केस के अंदर जब हमने दूसरा ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी निकाला तो वो इस लिमिट के अंदर नहीं आ रहा था, 1000 से 2000 के दरमियान में था ना। तीसरे के लिए जो हमने निकाला था ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी, वो भी उस लिमिट के अंदर नहीं आ रहा। तो फिर हमने क्या किया, ये वाले जो 2 स्टेप्स थे ना, जो ये कह रहे हैं कि यू हैव टू डू दीज 2 थिंग्स, ये हमने फिर एडजस्ट किया उसको। अब हमने इनको काट के ये एडजस्टेड वैल्यूज डाल दी उसके अंदर। ठीक है, तो अब हम इसको अगर हम ड्रॉ करें टोटल उस पे, तो पहला वाला डिस्काउंट आपका ऐसा है, दूसरा वाला डिस्काउंट आपका इधर आ रहा था, तो अब हमने इसको एडजस्ट कर दिया इस पॉइंट पे 1000 पे। तीसरा वाला जो आपका डिस्काउंट था वो भी हमने एडजस्ट करके फिर 2000 पे ले आए। जब अब हमने एडजस्टेड वैल्यूज Q की वैल्यूज एडजस्टेड कर ली हैं, Q1, Q2, Q3, अब हमने क्या करना है, टोटल प्राइस निकालनी है कि जी टोटल कॉस्ट कितनी है। टोटल कॉस्ट कितनी है कि जी आपने ऑर्डर क्वांटिटी कितनी की, एनुअल प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी होगी, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितनी है। तो यू हैव अ टोटल कि अगर आप 700 का ऑर्डर देते हो, फर्स्ट ऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी, 700 थी ना, तो 700 की अगर आप चीज़ें 700 की क्वांटिटी आप मंगवाते हो सप्लायर से, तो उसकी एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट, ये वो टोटल कॉस्ट का रिलेशनशिप आपको याद है ना, उसके अंदर ये 3 वैल्यूज हमने देखनी थी, तो वो एड अप होती है, तो इट ऑलमोस्ट गिव्स यू 25,700। अगर आप दूसरा वाला, अब हमने एडजस्टेड Q1, ये Q1 थी ना, Q1 ऑप्टिमम, अब ये Q2 थी एडजस्टेड, हमने एडजस्ट कर लिया था इसको, क्योंकि वो 700 कुछ आ रही थी, फिर हमने उसको एडजस्ट कर लिया था एट दी डिस्काउंट वैल्यू। जब हमने Q को एडजस्ट किया तो उस पे हमने अब टोटल कॉस्ट फिर से निकालनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, और उसका हमने एक टोटल निकाल लिया। इसी तरह अब ये जो थी ये Q3 थी एडजस्टेड, तो अब हमने जब एडजस्ट कर ली तो वो ये वैल्यू थी, इस एडजस्टेड वैल्यू पे एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, ये तो इस पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अब हमने देखना है इन तीनों केसेस के अंदर कौन सा सबसे सस्ता ऑप्शन है हमारे लिए। हमारे पास सबसे सस्ता ऑप्शन इसके अंदर 1000 यूनिट्स का है, विच इज एट 4.8 पर यूनिट। तो फिर आपने कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, आपने 1000 की क्वांटिटी ऑर्डर करनी है। ठीक है, तो ये अब आपके पास क्या हुआ, जब आपके पास क्वांटिटी डिस्काउंट आ रहा है, क्वांटिटी डिस्काउंट का एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर जो है वो सारे का सारा इन स्टेप्स के अंदर समराइज हुआ हुआ है। फॉर ईच डिस्काउंट कैलकुलेट Q स्टेरिक या ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी, इफ ऑप्टिमम ऑर्डर फॉर अ डिस्काउंट डज नॉट क्वालिफाई। अब इस केस के अंदर जो हमने निकाली थी, दे आर नॉट क्वालिफाइंग। अब ये ऑप्टिमम 714 दे रहा है, मगर आपके सप्लायर ने तो कहा 1000 चीजें खरीदोगे। अब ये आपको 718 दे रहा है, मगर आपके सप्लायर ने कहा 2000 से ज्यादा चीजें खरीदोगे तो तब दूंगा। तो अब ये क्वालिफाई नहीं कर रहा, फिर हमने क्या किया, इनको एडजस्ट कर लिया जो ऑर्डर क्वांटिटीज हैं। इफ द Q स्टेरिक फॉर डिस्काउंट डजंट क्वालिफाई, चूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑर्डर साइज टू गेट द डिस्काउंट। अब आपको समझ आई इस जो स्टेटमेंट है, इसका मतलब कंप्यूट द टोटल कॉस्ट फॉर ईच Q स्टेरिक और एडजस्टेड वैल्यूज फ्रॉम स्टेप 2। अगर एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती तो फिर आप उनके लिए टोटल कॉस्ट कर लो, अगर एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ रही है तो आप एडजस्टेड वैल्यू पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, और फिर वो ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपने सेलेक्ट करनी है जिस पे आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो लोएस्ट हो। टोटल कॉस्ट का रिलेशनशिप आपके पास ये आ रहा है। इन 3 चीजों को आपने अंडर कंसिडरेशन रखना है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, और सेटअप कॉस्ट कितनी है। जब आपने इन तीनों को कंपेयर किया तो आपके पास ये आउटपुट आई, और उसमें से जो सबसे कम वैल्यू है उसका आपने ऑर्डर प्लेस करना है। इस तरीके से जब आपके पास
एक क्वांटिटी आ रही हो, डिस्काउंट मिल रहा हो, तो इस तरीके से आपने डिसीजन लेना है कि कितना मैं ऑर्डर करूं। ठीक है, तो अब हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज पढ़ ली कि जी अगर आपके पास अजम्पशंस हैं कि एक दफ़ा में ही आपका सप्लायर आपको पूरी चीज़ ऑर्डर कर रहा है और पूरी चीज़ भेज रहा है, तो फिर आपने कितना ऑप्टिमम ऑर्डर फाइंड करना है। अब हमने EOQ के देख लिया कि जी एक ही दफ़ा में आपको अगर सप्लायर आपको चीज़ दे रहा है तो कितनी ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपने ऑर्डर करनी है। आपके पास POQ था कि जी एक ही दफ़ा में वो नहीं भेज रहा, तो फिर भी हमने देख लिया कि जी ऑप्टिमम ऑर्डर हमने किस तरह से निकालना है। अब क्वांटिटी डिस्काउंट आपको मिल रहा हो तो उसके अंदर भी हमने देख लिया कि जी ऑप्टिमम ऑर्डर आपने किस तरीके से निकालना है। अब हम पढ़ते हैं कि जी प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स कौन से हैं। हमने तीन मॉडल्स तो पढ़ लिए हैं ना, POQ, EOQ और क्वांटिटी डिस्काउंट्स के। अब हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स का क्या होता है कि जी प्रोबेबिलिटी, आपके पास हिस्टोरिकल डाटा से एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि जी आप, ये हम चीज़ पहले भी फोरकास्टिंग में भी पढ़ चुके हैं और वैसे भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर बताता रहा हूं कि अगर फ्यूचर का आपको सही तरीके से पता नहीं है तो पास्ट से फिर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो अब इस केस के अंदर भी हमें डिमांड, एक्यूरेट डिमांड का पता नहीं है। वी कैन ओनली हैव अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि इतने परसेंट चांसेस है इतनी आ जाए, इतने परसेंट चांसेस है इतनी। पहले केसेस के अंदर हमारे पास क्या बात थी, हमें पता थी कि जी उसकी डिमांड कितनी है। ठीक है, पहला केस ये EOQ का था और POQ के अंदर भी हमारे पास एक इस तरह से बढ़ता था, डिमांड एंड यूजेज हमें पता थी कि जी इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। अब प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स के अंदर हमें ये चीज़ सही तरीके से इतनी एक्यूरेटली नहीं पता होती। हमें एक सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ता है जस्ट टू बी सेफ, कि जी अगर हमारा कस्टमर आए और हमारे पास चीज़ ना हो तो फिर उसके लिए एक सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ता है। एडिशनल चीज़ें रखनी पड़ती हैं कि जी अगर आपके 50 चीज़ें रखी हैं तो 10 चीज़ें एडिशनल मंगवाते हो एज सेफ्टी स्टॉक, कि अगर आपका कस्टमर आए तो उसकी जो डिमांड है उसको आप पूरा कर दो। इसके अंदर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स क्या है, यूज्ड व्हेन डिमांड इज नॉट कांस्टेंट और सर्टन। ये तब यूज किए जाते हैं जब आपकी डिमांड सर्टन ना हो या कांस्टेंट। इस केस के अंदर क्या है, ये आपकी डिमांड कांस्टेंट है, इसके अंदर भी डिमांड कांस्टेंट है। इसके अंदर क्या है कि डिमांड कांस्टेंट ना हो, वेरी कर रही हो, फ्लक्चुएट कर रही हो, थोड़ी सी सीजनैलिटी उसके अंदर आ रही हो या रैंडमनेस आ रही हो। फिर क्या करते हैं हम, सेफ्टी स्टॉक यूज करते हैं टू अचीव द डिजायर्ड सर्विस लेवल एंड अवॉइड स्टॉक आउट्स। स्टॉक आउट क्या होता है, आपका कस्टमर आए, आपके पास चीज नहीं है तो यू आर इन द स्टेट ऑफ स्टॉक आउट। सर्विस लेवल क्या है कि जी हम अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 95% लोगों को हम प्रोडक्ट दें। हमारे पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि जी इफ वी आर मेंटेनिंग अ सर्विस लेवल ऑफ 95%, तो 95% लोग अगर हमारे पास आए तो 100 लोग आए तो उनमें से 95 लोगों को हम चीज दे सकें और 5% लोगों को हम चीज ना प्रोवाइड कर सकें। तो ये जो सेफ्टी लेवल, सर्विस लेवल होता है, ये कंपनी ने खुद या आपने खुद डिसाइड करना होता है कि मैं कितना सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूं अपने कस्टमर को। अगर मेरे पास 100 कस्टमर्स आते हैं तो क्या मैं चाहता हूं 100 की 100 के डिमांड फुलफिल करूं, या मैं 100 में से 95 की कर सकता हूं। तो जितना ज्यादा सर्विस लेवल आप रखोगे उतनी ज्यादा आपको सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डिमांड में अनसर्टेनिटी है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस यूज होंगी। तो रीऑर्डरिंग पॉइंट, पहले तो हमारे पास क्या था कि जी डेली डिमांड जितनी है और लीड टाइम कितना है, तो वो बड़ा सिंपल सा रिलेशनशिप था। अब हमने इसके अंदर सर्विस लेवल मेंटेन रखना है तो फिर सेफ्टी स्टॉक भी रखना पड़ेगा। तो रीऑर्डरिंग पॉइंट क्या होगा कि जी इतनी यूनिट्स प्लस सेफ्टी स्टॉक। पहले हम क्या करते थे, रीऑर्डरिंग पॉइंट ये था ना कि जी इस पॉइंट पे पहुंचे तो आपने रीऑर्डर कर दिया, वो फिर यूज हो रहा है, फिर आ जाता था, फिर इस पॉइंट पे पहुंचा तो आपने रीऑर्डर कर दिया। तो अब इस केस के अंदर हमें क्या करना है, इस केस के अंदर हमने ये वही रिलेशनशिप रखना है प्लस आपने एक सेफ्टी स्टॉक रखना है। तो फिर आपके पास एक रीऑर्डरिंग पॉइंट आ जाएगा जिसके अंदर सेफ्टी स्टॉक का कॉन्सेप्ट, सेफ्टी स्टॉक भी एडेड होगा। तो एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट किस तरह से हम निकालेंगे कि जी साल के अंदर हमें कितना नुकसान हुआ है जब हमने अपने कस्टमर को चीज प्रोवाइड नहीं की या जब हम स्टॉक आउट में थे। वो होगा द सम ऑफ यूनिट्स शॉर्ट, कि जी जितनी चीजें आप प्रोवाइड नहीं कर सके वो टोटल सम उसका कितना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, उससे मल्टीप्लाई करना है द स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट
एक अगर आप ऑपरेशन एक आप कस्टमर को चीज प्रोवाइड नहीं कर सकते तो उसका आपको नुकसान कितना हुआ है, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने थे, साल के अंदर ऑर्डर्स कितने आपने प्लेस किए हैं, आपके पास टोटल शॉर्टेज कितनी थी, उस शॉर्टेज की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, क्योंकि जाहिर बात है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल यूज कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी से हम देखेंगे। स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी कि अगर आपका कस्टमर आपके पास आया और आप उसको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर सके तो उसका नुकसान कितना हुआ। अगर आपके पास एक चीज 5 रुपए की आप खरीद रहे हो और 40 रुपए की उसको बेच रहे हो, ठीक है, तो आप कितना मुनाफा कमा रहे हो, 35। अब आपके पास एक कस्टमर आता है और आपके पास चीज नहीं है तो आपके पास कितनी उसका स्टॉक आउट होने की कितनी कॉस्ट हुई कि जी आप वो जो 35 रुपीज मुनाफा कमा रहे थे वो नहीं कमा सके। तो दिस इज कॉल्ड दी स्टॉक आउट कॉस्ट कि जी मेरे पास चीज नहीं थी और मेरा कस्टमर को मैं चीज प्रोवाइड नहीं कर सका एंड आई हैव लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी टू गेन फ्रॉम दैट इंटरैक्शन या ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल सिंपल सी देखते हैं कि जी आपके पास कोई प्रोडक्ट है, इट्स बेसिकली फ्रेम्स, इसके अंदर आपके पास रीऑर्डरिंग पॉइंट जो था वो 50 यूनिट्स का है कि जब आपकी इन्वेंट्री 50 यूनिट्स पे आ जाती है तो फिर वो ऑर्डर करते हैं, साल के अंदर 6 दफा ऑर्डर किया जाता है। स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है कि जी अगर आपका कस्टमर आपके पास आए और आप उसको चीज प्रोवाइड ना कर सको तो दैट लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप मुनाफा नहीं कमा सके वो $40 का है कि जी अगर आप एक ऐनक नहीं बेच सके तो आपको $40 का नुकसान हो रहा है। कैरिंग कॉस्ट कितनी है कि जी अगर आप एक ऐनक को अपनी इन्वेंट्री के अंदर या उसको एक ऐनक को रखते हो अपनी दुकान के अंदर तो आपको उसके एक फ्रेम रखने के $5 पर ईयर लगते हैं। ठीक है, अब ये प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं कि जी कितनी परसेंट प्रोबेबल है कि डिमांड इतना हो कि जी 50% डिमांड की 30% प्रोबेबिलिटी है और ये उन्होंने रीऑर्डरिंग पॉइंट रखा हुआ है। 40% डिमांड 40 ऑब्जेक्ट्स की डिमांड इतने परसेंट प्रोबेबिलिटी है, 30 यूनिट्स की डिमांड इतने परसेंट प्रोबेबिलिटी है, 60 की इतनी प्रोबेबिलिटी है, 70। अब हमें फ्यूचर का पता नहीं है मगर हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह निकाली जाती है ये मैंने आपको क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर भी बताया था कि हिस्टोरिकल डाटा से आप बेसिक एक हिस्टोरिकल डाटा को उठाओ कि जी पहले महीनों में कितनी डिमांड आई थी, उसके ऊपर आप बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगा लें कि जी उसका मीन क्या है, मोड क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, या आप उसकी जो होती है कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट उसकी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लें। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह बनाई जा सकती है, एक्सेल के अंदर बनाई जा सकती है। तो ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सारी की सारी जिस तरीके से ये बनानी है ये मैं आपको पहले बहुत दफा बता चुका हूँ। यू हैव द हिस्टोरिकल डाटा कि जी लेट्स से कि जी हमारे पास जनवरी में कितनी थी, ये मैंने आपको फोरकास्टिंग के अंदर भी बताई थी, फरवरी में, मार्च में। तो जब आपके पास हिस्टोरिकल डाटा हो उस पे आप एक तो आपकी दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस होती है ना, एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उस डाटा से आप एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बना लें। वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की होगी जो आपको बता देगी कि इतने प्रोबेबिलिटी है कि जी इतनी डिमांड है, इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतनी डिमांड है। तो जब आपके पास इस तरह का डाटा है तो अब आपने डिसाइड करना है कि जी हम कितना सेफ्टी स्टॉक रखें। ठीक है, आपके पास हिस्टोरिकल डाटा से पता है डिमांड इतनी, मीन डिमांड इतनी है और उसके अंदर वेरिएशन इतनी है। तो अब आपने डिसाइड करना है कि जी हमारे पास कैरिंग कॉस्ट इतनी है, स्टॉक आउट कॉस्ट इतनी है, रीऑर्डरिंग पॉइंट आपका इतना है, हम 6 दफा ऑर्डर करते हैं। तो अब क्या व्हाट इज द पॉइंट कि जी हमारा सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए। सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए वो हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि लेट्स से कि जी हम कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते और हम 50 यूनिट्स ही मंगवाते हैं। 50 यूनिट्स एडिशनल 50 यूनिट्स अगर आपने 50 यूनिट्स मंगवाई हैं तो आपने कोई एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट नहीं रखी, तो आपको इन्वेंट्री के अंदर एडिशनल आइटम्स को नहीं स्टोर करना पड़ा। मगर अब स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी है कि जी स्टॉक आउट कॉस्ट इसकी ये है कि जी एक दफा आप ऑर्डर
आपका कस्टमर आया और आप उस कस्टमर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर सके, तो वो क्या हुआ, आपको $40 का नुकसान हुआ है। अब आपके पास 10 ज्यादा चीजों की डिमांड आ जाए, ये तो 50 तो हमारा रीऑर्डरिंग पॉइंट था ना, लेट से कि जी आपके पास 60 की डिमांड आ जाती है, 60 की डिमांड आ जाती है, तो क्या हुआ, एडिशनल 10 यूनिट्स की डिमांड आई, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और हर एक्शन का आपके ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है, और आप साल में 6 दफा ऑर्डर कर रहे हो, तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई कि अगर आप, ये स्टॉक आउट कॉस्ट आ गई अगर आपने कोई एडिशनल सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा। अब आपने 70% का, लेट से कि जी 50% आपने 50 यूनिट्स का ऑर्डर किया है, हमने 60 का, लेट से कि जी डिमांड अगर 60 आ गई, तो एडिशनल 6 जो एडिशनल 10 आप ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर सके ना, तो उसकी स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी है, वो ये है। अब अगर आपके पास डिमांड 70 की आ गई, तो आप 20 ऑर्डर्स फुलफिल नहीं कर सके, 50 तो आपके पास है, 20 आप ऑर्डर्स नहीं कर सके, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हर ऑपरेशन का आपके ऊपर कॉस्ट कितनी पड़ रही है, और 6 दफा आप साल में ही ऑपरेशन कर रहे हो रीऑर्डरिंग का, तो आपके पास टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट जो है ना, वो आपके पास ये आ गई। अब इसके अंदर सिर्फ स्टॉक आउट कॉस्ट है, आपके पास होल्डिंग कॉस्ट है एडिशनल, और स्टॉक आउट कॉस्ट है। आप ज्यादा चीज मंगवाओगे तो उसको होल्ड करना पड़ेगा, अगर कम चीज मंगवाओगे तो आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट हो जाएगी। आपका कस्टमर आपके पास आएगा, वो चीज मांगेगा, आपके पास वो चीज नहीं है, तो यू हैव लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो अब आपने अगर कोई चीज नहीं सेफ्टी स्टॉक में रखी और 50 चीजें ही मंगवा ली, तो आपका इतना नुकसान होगा साल का, क्योंकि साल में आप 6 दफा मंगवा रहे हो। अब आपने 10 चीजें सेफ्टी स्टॉक के अंदर रखी, तो ये एडिशनल 10 चीजें आपको होल्ड करनी पड़ेंगी, अगर तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, दैट विल बी एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ 50। और फिर हमने देखना है कि जी अब आपने 10 चीजें एडिशनल मंगवा ली है ना, तो 50 प्लस 10 विच इज 60, आपके पास 60 चीजें हैं, तो आपकी एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट तो हमने देख ली। अब आपकी लेट से कि जी डिमांड 70 आ जाती है, तो वो क्या आप 10 चीजों को प्रोवाइड नहीं कर सके, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1 पर यूनिट ऑपरेशन का आपको इतना नुकसान होता है, 6 दफा आप साल में ये रीऑर्डर कर रहे हो, तो आपके पास टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी आ गई, और टोटल कॉस्ट आपके पास इतनी आ गई, विच मीन्स के जी 50 प्लस 240 आपने जब मिलाया, 50 तो होल्डिंग कॉस्ट है ना, और ये स्टॉक आउट कॉस्ट आपके पास 240 है, तो टोटल कॉस्ट आपकी, अगर आप 10 का सेफ्टी स्टॉक रखते हो, 50 प्लस 10 रखते हो, 10 का सेफ्टी स्टॉक रख रहे हो, तो आपको इतनी एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी। अब आप 20 का सेफ्टी स्टॉक रखते हो, तो फिर क्या होता है, 20 का सेफ्टी स्टॉक का मतलब है कि जी 50 प्लस 20, तो अब आपने एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट आपकी कितनी है कि जी 20 एडिशनल चीजें मंगवाई हैं, साल में आपको एक चीज को रखने का $5 लग रहा है, तो एडिशनल कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट तो 100 की है। मगर अब आपकी स्टॉक आउट कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी सारी की सारी डिमांड फुलफिल हो रही है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता चल रहा है कि जी 70% की 70 यूनिट्स की डिमांड ऑलमोस्ट 0.1% है, तो आपने 70 चीजें मंगवाई हुई हैं, आपने 70 चीजें मंगवाई हैं, तो यू आर सेटिस्फाइंग ऑल द डिमांड दैट कैन बी पॉसिबल, या दैट इज पॉसिबल फ्रॉम द हिस्टोरिकल डाटा। तो एडिशनल कॉस्ट जो आपके पास इसके अंदर $100 की पड़ रही है, तो इस केस के अंदर जहां आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट ये है, आपकी कैरिंग कॉस्ट ये है, तो आपकी सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये होगी कि जी आप एडिशनल 20 चीजों का सेफ्टी स्टॉक मंगवा लो। एक तो आपका रीऑर्डरिंग पॉइंट तो 50 का है ही, मगर जब आपके पास 70 फ्रेम्स हों, तो तब आप रीऑर्डर करें। ये प्लस 20 का आपने एडिशनल सेफ्टी स्टॉक रखा है, तो जब इन्वेंट्री में आपके पास 70 चीजें रह जाएं, तो फिर यू रीऑर्डर। ठीक है, तो इसको कहा जाता है जब आपके पास प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स आते हैं, जिसके अंदर आपको एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिली हुई होती है, तो फिर आप किस तरीके से ऑर्डर करते हैं। यही वही आपको मैं दिखाता हूं कि जी इसकी जो प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड किस तरह की होती है। आप देखें इसके अंदर जरा सा वेवीनेस या जरा सा जिगजैग फॉर्मेशन आ रही है। इस पॉइंट पे आप खड़े हुए हो, आपने ऑर्डर करना है, लीड टाइम आपके पास इतना है, आपकी डिमांड
डिमांड की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से बनी हुई है, ये वो डिस्क्रीट, यहाँ तो ये कंटिन्यूसली बनी है मगर मैंने आपको बताया डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आप बना सकते हो। आपको पता है कि जी मेरी मीन डिमांड कितनी है और मेरी उस डिमांड के अंदर वेरिएशन कितनी आ सकती है। मीन डिमांड आपकी ये है, उसकी मिनिमम वैल्यू ये भी हो सकती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये भी हो सकती है। यानी कि इस पॉइंट पे आपकी डिमांड, जब आप इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो आपकी मीन डिमांड इतनी होगी, मगर इतनी भी हो सकती है, यानी कि आपकी इतनी ज्यादा चीजें भी इस्तेमाल हो सकती हैं और इतनी भी हो सकती हैं। तो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको शो कर रही है कि जी मीन डिमांड इतनी है मगर उसके अंदर वेरिएशन कितनी आ सकती है। अब हम देखते हैं कि जी कौन कौन से आपके पास सिनेरियोज हैं जिसके अंदर हम ये प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड यूज कर सकते हैं। पहला जो हमने सिनेरियो पढ़ा है उसके अंदर हमने क्या देखा है कि आपने एक सेफ्टी स्टॉक रखना है, आपके पास लीड टाइम है वो एक कांस्टेंट है, आपके पास एक डिमांड है वो उसके बारे में आप सर्टेन नहीं हो, तो अब डिमांड की आपने हिस्टोरिकल डाटा से उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आपने कैलकुलेट किया कि मैं इतना सेफ्टी स्टॉक रखूं तो मुझे कॉस्ट कितनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट सबसे कम है आपने उतना सेफ्टी स्टॉक रख लेना है। अब हम देखते हैं कि और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स क्या है। यूज प्रिस्क्राइब्ड सर्विस लेवल टू सेट सेफ्टी स्टॉक व्हेन द कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अब इससे पिछली एग्जांपल के अंदर हमने स्टॉक आउट की एक कॉस्ट रखी हुई थी कि जी अगर हम एक ऑपरेशन पूरा नहीं कर सकते तो हमें $40 का नुकसान हो रहा है, वो स्टॉक आउट कॉस्ट थी हमारे पास, ये स्टॉक आउट कॉस्ट थी। अब बास केसेस के अंदर आपके पास स्टॉक आउट कॉस्ट जो होती है वो इजीली डिटरमिन नहीं कर सकते, तो फिर हम रीऑर्डरिंग पॉइंट किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो फिर हम क्या करेंगे कि जी डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम, कि जी जो लीड टाइम की डिमांड ये है, इसके अंदर जो डिमांड है ड्यूरिंग द लीड टाइम वो हो प्लस z की वैल्यू, z इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हुई है, उसके अंदर एक z की वैल्यू होती है विच गिव्स यू कि जी डेविएशन फ्रॉम द मीन, और एक उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू होती है। इस केस के अंदर हम DLT रख रहे हैं विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम। आपको हिस्टोरिकल डाटा से पता है कि जी मीन डिमांड कितनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, ठीक है। तो अब हमने सेफ्टी स्टॉक अपने सर्विस लेवल पे रखना है कि जी मैं चाहता हूं कि मेरे पास अगर 100 लोग आ रहे हैं तो मैं 95 लोगों की डिमांड पूरी करूं, बाकी 5 की डिमांड मैं पूरी नहीं कर सकता। तो अब इस केस के अंदर आपने क्या करना है, मीन वैल्यू आपने रखनी है, सेफ्टी स्टॉक आपने इस तरह से डिफाइन करना है कि जी 95% वैल्यू पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की z वैल्यू देखें और फिर आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी कितना आपने सेफ्टी स्टॉक रखना है। लेट्स सी कि जी आपके पास एवरेज डिमांड इतनी है प्रोडक्ट की, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम, कि जो लीड टाइम है उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन डिमांड की कितनी है। ये सारी की सारी वैल्यूज आप हिस्टोरिकल डाटा से ही निकाल सकते हो, आप हिस्टोरिकल डाटा के बगैर ये चीजें नहीं कर सकते। अब आपकी पॉलिसी है कि जी मैं 5% स्टॉक आउट एक्सेप्टेड है, 95% मैं सर्विस लेवल दूंगा, यानी कि 100 में से 95 लोगों का ऑर्डर मैं पूरा करूंगा, 5 का मैं ऑर्डर नहीं कर सकता पूरा। तो फिर आपने क्या करना है, अपने बुक की अपेंडिक्स 1 में जाना है जहां आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल्स हैं। आपने z की वैल्यू देखनी है एट 95% प्रोबेबिलिटी, यानी कि 0.9500 पे जाके देखें z की वैल्यू क्या है। सेफ्टी स्टॉक आपने निकालेंगे, फिर ये z की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये जो वैल्यू आपके पास हिस्टोरिकल डाटा से आई हुई है। ये दोनों वैल्यूज आप किस तरह से निकालोगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से निकालोगे और आपके पास पता चल जाएगा कि आपने इतना सेफ्टी स्टॉक रखना है। रीऑर्डरिंग पॉइंट किस तरह, मीन प्लस सेफ्टी स्टॉक, दिस इज योर रीऑर्डरिंग पॉइंट, कि जी जब आपकी इन्वेंट्री 367 किट्स पे आ जाए, 367 आपकी इन्वेंट्री में चीजें पड़ी हुई हैं, तब आपने रीऑर्डर कर देना है। तो दिस इज द रीऑर्डरिंग पॉइंट। अब और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स कौन से हैं, व्हेन डाटा ऑन डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम इज नॉट अवेलेबल, देयर आर अदर मॉडल्स दैट आर अवेलेबल। अभी हमने क्या किया कि जी आपने देखा कि जी हमारे पास
कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट नहीं है, मगर हमारे पास एक डिमांड का डाटा है लीड टाइम के पास। जब लीड टाइम है उसके अंदर डिमांड का एक डाटा है कि जी हमारे पास ये वाला डाटा है, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि जी स्टॉक आउट की कॉस्ट कितनी है, मगर हमें ये पता है कि जी डिमांड के जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें पता है कि जी उसकी मीन डिमांड इतनी है, उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी आ सकती है, मगर हमें कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट नहीं पता। फिर हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि हम 95% सर्विस प्रोवाइड करेंगे। उसके हिसाब से हमने सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट किया और हमने एक रीऑर्डरिंग पॉइंट निकाल लिया कि जी इस पॉइंट पे हम रीऑर्डर करेंगे। अब आपके पास डाटा अवेलेबल ना हो कि जी डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम नहीं आपके पास अवेलेबल, अब और कौन से मॉडल्स हम यूज कर सकते हैं? व्हेन डिमांड इज वेरिएबल एंड लीड टाइम इज कांस्टेंट। अब ये सारे के सारे सिनेरियोज हैं, इसके अंदर हम डिफरेंट प्रोबेबिलिटी मॉडल यूज कर सकते हैं। व्हेन योर डिमांड इज वेरिएबल एंड लीड टाइम इज कांस्टेंट, कि जी जो लीड टाइम है वो कांस्टेंट है। आप अपने सप्लायर को जब ऑर्डर करते हो तो वो 3 दिन या 4 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने उसके साथ कहा हुआ है कि जी तुमने 4 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर मुझे चीज पहुंचानी है, तो आपका लीड टाइम इज कांस्टेंट, मगर आपको डिमांड का नहीं पता डिमांड कैसी आ रही है। When lead time is variable and demand is constant, आपका सप्लाई जो कस्टमर है आपसे चीज एक कांस्टेंट रेट पे मांग रहा है, मगर जो आपका सप्लायर है उसके साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया कि तुमने मुझे इतने टाइम में ही पहुंचाना है, उसके जो लीड टाइम है उसके अंदर वेरिएशन आ रही है। When both demand and lead times are variable, अब एक तीसरा सिनेरियो ये है कि जी डिमांड भी वेरिएबल है, आपका जो लीड टाइम है जो आपका सप्लायर है वो भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर या एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर चीज नहीं पहुंचाता। तो अब इन केसेस के अंदर हम क्या करते हैं, किस तरीके से रीऑर्डरिंग पॉइंट निकालें? जब आपके पास डिमांड के अंदर वेरिएशन है मगर लीड टाइम कांस्टेंट है, जब आपके पास लीड टाइम के अंदर वेरिएशन है मगर डिमांड कांस्टेंट है, जब आपके पास दोनों चीजों के अंदर वेरिएशन है, तो फिर हम किस तरीके से निकालते हैं? तो पहला केस ये है कि जी डिमांड इज वेरिएबल एंड लीड टाइम इज कांस्टेंट। इस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि रीऑर्डरिंग पॉइंट क्या है, डिमांड के अंदर वेरिएशन है मगर लीड टाइम इज कांस्टेंट। इस डायग्राम के अंदर भी हमें क्या नजर आ रहा है, लीड टाइम कांस्टेंट है इतना, मगर डिमांड के अंदर वेरिएशन आ रही है, इतना भी हो सकता है इतना भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एवरेज डेली डिमांड होगी, इंफॉर्मेशन जो आपके पास हिस्टोरिकल डाटा से आप एक मीन वैल्यू निकालोगे, आपको लीड टाइम इन डेज ये पता है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके देन यू हैव टू ऐड अप दिस वैल्यू विच इज जेड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डीएल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड के जी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिमांड पर डे एंड सिग्मा डीएलटी इज पर डे की डिमांड के अंदर कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन है और लीड टाइम जितना है उसका अंडर रूट। अब क्या हुआ, आपको पता है कि जी लीड टाइम इतने दिन है और आपको ये भी पता है कि एक दिन के अंदर कितनी वेरिएशन आ रही है, तो ये जो लीड टाइम के पीरियड के अंदर जो वेरिएशन आएगी आपने किस तरीके से निकालनी है कि जो डेली वेरिएशन है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है लीड टाइम के अंडर रूट से। तो फिर यहाँ से आपको एक एग्जांपल देखते हैं कि जी एवरेज डेली डिमांड विच इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 15 यूनिट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन उसके अंदर डेली स्टैंडर्ड डेविएशन 5 यूनिट की आ सकती है, लीड टाइम आपके पास 2 दिन है, आपने 90% सर्विस लेवल प्रोवाइड करना है, Z की वैल्यू देखें एट 90% आपको मिल जाएगी फ्रॉम अपेंडिक्स 1। अब आपने रीऑर्डरिंग पॉइंट कितना रखना है, हर रोज की 15 की डिमांड है, 2 दिन आपका लीड टाइम है, तो जाहिर बात है आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई 30 चीजें तो आपने पहुंचानी है। अब वो जो वेरिएशन आ रही है और जो आपने सर्विस लेवल प्रोवाइड करना है उसका जो कॉम्बिनेशन है Z की वैल्यू और आपके पास 5 चीजों की वेरिएशन आ रही है, दैट इज योर डेली वेरिएशन, ठीक है। और ये आपका अंडर रूट लीड टाइम का 2 दिन का लीड टाइम है उसका अंडर रूट वैल्यू, तो आपके पास पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट 39 चीजें आपके पास होंगी, तो आपने रीऑर्डर कर देना है, ठीक है।
अब आपके पास लीड टाइम इज वेरिएबल एंड डिमांड इज कांस्टेंट। अब लीड टाइम के अंदर वेरिएशन आ रही है मगर जो डिमांड है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, उसके अंदर क्या किया जा सकता है, उसके अंदर हमारे पास रीऑर्डरिंग पॉइंट क्या होगा, डेली डिमांड मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम इन डेज। डेली डिमांड आपके पास जो आ रही है और लीड टाइम average lead times in day which is standard deviation, LT is the standard deviation of lead time in days। अब आपकी जो डिमांड है this is constant, मगर जो only thing that is variating it is lead time। लीड टाइम के अंदर वेरिएशन आ रही है, किसी चीज के अंदर वेरिएशन आती है तो उसकी एक मीन वैल्यू होती है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उसके अंदर। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हम शो कर रहे हैं सिग्मा LT से, विच इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लीड टाइम इन डेज। आपके पास डेली डिमांड पता हो और आपके पास Z की वैल्यू पता हो तो आप रीऑर्डरिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। डेली डिमांड आपके पास प्रोडक्ट की 10 है, एवरेज लीड टाइम इज 6 डेज। स्टैंडर्ड डेविएशन जो लीड टाइम के अंदर 6 से ऊपर भी जाता है, 6 से कम भी आता है, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लीड टाइम इज 3। आपने सर्विस लेवल 98% प्रोवाइड करना है, 98% पे आप Z की वैल्यू जाके देखें, अपेंडिक्स 1 पे 10 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 डेज या जो लीड टाइम की एवरेज वैल्यू है, प्लस आपने उसके अंदर Z की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपके पास रीऑर्डरिंग पॉइंट जब 122 पे आ जाए तो तब आपने ऑर्डर कर देना है। ये जो डेली डिमांड है ये कहाँ से हमने निकाल ली है, ये आपकी ये मीन वैल्यू है ना, 10 चीजों की डिमांड पर डे है और 6 डेज उसकी मीन वैल्यू है, तो दिस इज एवरेज डिमांड या डेली डिमांड आपके पास आ गई है। या जो ये Z की वैल्यू हमने ऐड अप करनी है उसके अंदर, तो इससे हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया जो हमारे पास इसके अंदर शो हो रहा है, डेली डिमांड प्लस दिस एवरेज डिमांड this relationship। yes, we have a little bit problem in this slide। ये वाला तो आपका जो रिलेशनशिप है it is being shown here, मगर ये वाला जो है रिलेशनशिप ये इसके अंदर शो नहीं हुआ हुआ। ये आपके पास इसके अंदर हमें प्लस जो आपके पास डेली डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम, डेली डिमांड प्लस इनटू एवरेज लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम, ये हमें ऐड करना पड़ेगा। दिस फॉर्मूला इज जो अगली स्लाइड में ये वाला फॉर्मूला इन दोनों को शो, इन दोनों के दोनों कंपोनेंट्स का मजमूआ है। और कौन से हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स हैं, बोथ डिमांड एंड लीड टाइम्स आर वेरिएबल। अब हमने कौन कौन से केसेस पढ़ लिए, लीड टाइम के अंदर वेरिएशन है मगर डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड के अंदर वेरिएशन है मगर लीड टाइम कांस्टेंट है। तो फिर अब हम आखिरी वाला पढ़ रहे हैं कि जी डिमांड भी वेरिएशन का शिकार है और लीड टाइम भी वेरिएशन का शिकार है। अब क्या करेंगे कि जी किसी चीज के अंदर वेरिएशन आ रही है तो उसकी एक मीन वैल्यू होती है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। तो अब आप देखें डिमांड की भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, लीड टाइम की भी स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं रीऑर्डरिंग पॉइंट। एवरेज डेली डिमांड मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम प्लस Z की वैल्यू। अब ये Z की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आपने डिसाइड करना है कि जी सर्विस लेवल आप कितना प्रोवाइड करना चाहते हैं, 95% सर्विस लेवल देना चाहते हैं, 98% सर्विस लेवल देना चाहते हैं, उसके हिसाब से Z की वैल्यू निकलेगी। और ये आपके पास सिग्मा DLT है विच इज एवरेज लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय डेली डिमांड की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर प्लस एवरेज डेली डिमांड का स्क्वायर इनटू लीड टाइम की स्टैंडर्ड डेविएशन। अब दोनों के अंदर वेरिएशन है तो दोनों की डिमांड की भी आपके पास मीन वैल्यू होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, लीड टाइम की भी मीन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। कहां से होगी, हिस्टोरिकल डाटा पे जाके आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लगाने हैं
और आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगी. अब यू हैव एन एवरेज डिमांड विच इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 150 आइटम्स की. स्टैंडर्ड डेविएशन इसके अंदर डिमांड के अंदर 16 की है. एवरेज लीड टाइम इज़ 5 डेज. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. स्टैंडर्ड डेविएशन 1 दिन की, यानी कि आपका कस्टमर आपसे ऑन एवरेज 150 चीज़ें मांगता है, मगर 16 कम भी हो जाती हैं, 16 ज़्यादा भी हो जाती हैं. तो इसके अंदर वेरिएशन है एक स्टैंडर्ड डेविएशन की. लीड टाइम आपका सप्लायर आपको ऑन एवरेज 5 दिनों में चीज़ पहुंचाता है, मगर 1 दिन की ऊपर नीचे हो जाती है, उसके अंदर कमी ज्यादती. सर्विस लेवल आप 95% प्रोवाइड करना चाहते हैं. 95% पे आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी. तो अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, रीऑर्डरिंग पॉइंट. तो फिर इस केस के अंदर वी हैव टू हैव 5 दिन, दिस इज द मीन एवरेज टाइम, प्लस इसको मल्टीप्लाई करना है एवरेज डिमांड से. तो ये तो आपके पास आ गया ना कंपोनेंट के जी अगले 5 दिन तक एवरेज कितनी डिमांड आएगी. अब उस डिमांड जो वेरिएशन आ रही है वो आपने सर्विस लेवल प्लस सिग्मा DLT से निकालना है. ये किस तरह से निकालेंगे, आपके पास जो 5 डेज लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय 16, ये जो हमारा पुराना ये रिलेशनशिप था ये इससे निकल आएगा. इसके अंदर जब आप वैल्यूज डालेंगे तो यू विल हैव रीऑर्डरिंग पॉइंट. जब आपकी इन्वेंट्री इस पॉइंट पे पहुंचे फिर तुम रीऑर्डर कर दो. तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट जो है डिफरेंट सिचुएशंस के रीऑर्डरिंग पॉइंट्स निकल आए हैं. अब हम देखते हैं सिंगल पीरियड मॉडल क्या है. सिंगल पीरियड मॉडल ये है कि इन ओनली वन ऑर्डर इज प्लेस्ड फॉर अ प्रोडक्ट, यूनिट्स हैव लिटिल और नो वैल्यूज एट द एंड ऑफ द सेल्स पीरियड. ठीक है, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जी हम ऑर्डर कर रहे हैं और फिर ऑर्डर करते हैं, फिर यूज होती है, फिर ऑर्डर करते हैं, यूज होती है. फिर हमने इस तरह का देखा था कि जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है तो वो उसकी यूजेज आती है. फिर हम इसके डिफरेंट वेरिएशंस देख रहे थे कि जी आपकी जो प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड है वो इस तरह की होती है, यूज के अंदर उसकी वेरिएशन आ रही होती है. अब आपके पास एक और सिचुएशन आती है कि जी आपने चीज को एक दफा ऑर्डर करना है और वो चीज जब ऑर्डर हो गई तो फिर उसकी वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है. अब अखबार के केस में इफ आपने अखबार बेचनी है तो आपने कितनी अखबार खरीदनी है, क्योंकि अखबार खरीद के आगे आप बेचोगे ना. दिस इज द सिंगल पीरियड मॉडल. अब उस अखबार की एक इनिशियल कॉस्ट है, मगर जब दिन गुजर गया तो अगले दिन उस अखबार की तो कीमत इतनी ज्यादा नहीं रहती ना. तो वो क्या है, उसकी एक सेल्वेज कॉस्ट होती है कि वो कबाड़िए को आप जाके बेचोगे, उसके कागज की ही कीमत होगी. तो अखबार की कीमत क्या है, एक दिन जिस दिन की वो अखबार है उस दिन उसकी कीमत है, उसके बाद उसकी सिर्फ कबाड़िए को या उसकी रद्दी की कीमत पे बिकती है. तो ये क्या है, सिंगल ऑर्डर. बहुत सारे केसेस के अंदर आप सिंगल ऑर्डर कर रहे होते हो, तो उस केस के अंदर आप देखते हो कि मैंने सर्विस लेवल कितना प्रोवाइड करना है. वो डिपेंड करता है उस चीज की कॉस्ट पे, उस चीज की शॉर्टेज पे कितना आपको नुकसान हो रहा है, उस चीज का ज्यादती से आपको कितना नुकसान हो रहा है. तो इसकी 2 कॉस्ट होती हैं. कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज कि जी आपके कस्टमर ने आपसे कोई चीज मांगी और आप उसको दे नहीं सके, तो वो कितना आपको नुकसान हो गया. तो वो जो कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज होती है कि जी वो चीज आप कितने का बेच रहे हो और वो आपको कितने की पड़ी. तो दिस इज दी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी विच यू मिस्ड. कॉस्ट ऑफ ओवरेज यानी कि अगर आपने चीज ज्यादा मंगवा लिया और वो बिकी नहीं है, तो वो क्या है कि जी उसकी कॉस्ट कितनी थी और उसकी सेल्वेज प्राइस कितनी है. तो ये अगर आपने कोई चीज आगे ज्यादा मंगवा ली है तो क्या वो उसका अखबार के केस में जो अखबारें नहीं बिकी तो उसकी कॉस्ट ऑफ ओवरेज क्या है कि आपको तो 5 रुपए की अखबार पड़ी है, अब वो नहीं बिकी तो अब आपने रद्दी में बेचोगे तो वो आपको 1 रुपए की या आधे रुपए की वो रद्दी में बिकेगी. तो जब भी आपने एक दफा ऑर्डर करना होता है तो उसमें एक कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज होती है कि आपके कस्टमर ने आपसे एक चीज मांगी और आप उस चीज को प्रोवाइड नहीं कर सके. यू हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ सेल. तो इट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज. और एक और कॉस्ट होती है जिसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ ओवरेज कि जी आपने ज्यादा चीजें खरीद ली और आपके कस्टमर ने आपसे वो चीजें मांगी ही नहीं. तो उस केस के अंदर उसकी एक सेल्वेज वैल्यू होती है और वो हम इस तरीके से निकालते हैं. सर्विस लेवल हम इस रिलेशनशिप से कैलकुलेट कर लेंगे. ये जो दोनों कॉस्ट हैं इनका रिलेशनशिप CS डिवाइड बाय CS प्लस CO.
इससे हमारे पास एक सर्विस लेवल आ जाएगा। जब आपके पास सर्विस लेवल आ गया तो फिर आपके पास वही तरीका है पुराना कि जी कितने आपने कैलकुलेट करनी है, वही Z की वैल्यू। जब आपके पास एक सर्विस लेवल की आ गई वैल्यू, उस पे आपने Z की वैल्यू देखनी है फ्रॉम अपेंडिक्स 1, और उससे फिर आपने एक रीऑर्डरिंग पॉइंट या ऑप्टिमम स्टॉक आउट पॉइंट ऑप्टिमम स्टॉकिंग लेवल निकाल लेना। तो ये भी बड़े इजीली तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फिक्स्ड पीरियड सिस्टम्स। फिक्स्ड पीरियड सिस्टम के लिए यू हैव टू प्लेस ऑर्डर्स एट द एंड ऑफ द फिक्स पीरियड के जी जब टाइम खत्म होता है उसी के बाद आपने ऑर्डर करना होता है। इन्वेंट्री काउंट्स ओनली एट द एंड ऑफ द पीरियड। Orders brings inventory up to target value. Only relevant costs are ordering and holding cost. Lead times are known and constant. Items are independent from one another. अब fixed period systems जो होते हैं ये contractually आपको bind करते हैं कि जी आपने supplier से हर 20 दिन बाद ही order मंगवाना है। आप supplier को हर वक्त नहीं तंग कर सकते। 20 दिन बाद आप order उससे मांगोगे और जो quantity है उतनी जो इन्वेंट्री की काउंट 20 दिन बाद होगी उसी को ही फुलफिल किया जाएगा एक खास हद तक। तो इसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जी एवरी 20 डेज द सप्लायर विल मॉनिटर योर इन्वेंट्री और इन्वेंट्री में जितनी कमी होगी वो पूरी करके देगा। ठीक है, तो ये क्या है, फिक्स पीरियड सिस्टम है कि ये सप्लायर पे चला जाता है या आपका जो रॉ मटेरियल सप्लायर है वो आपकी इन्वेंट्री को मॉनिटर कर रहा होता है कि जी हर 20 दिन बाद वो देखता है जितना इन्वेंट्री का लेवल है उसमें प्लस एक स्पेसिफाइड इन्वेंट्री लेवल, यानी कि आपने देखना है कि जी हर 20 दिन बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है सप्लायर से, 20 दिन बाद तुमने मेरी इन्वेंट्री को 100 पे लेके आना है, 100 यूनिट्स पे लेके आना है। तो हर 20 दिन बाद आपका सप्लायर देखता है आपकी इन्वेंट्री लेवल, लेट्स से कि जी 20 दिन बाद आपकी इन्वेंट्री लेवल 50 पे आ गई है तो वो 50 चीजें और डाल के उसको 100 पे ले आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगले 20 दिन बाद वो देखेगा लेट्स से कि जी आपकी इन्वेंट्री लेवल 60 पे है तो वो 40 चीजें डाल के उसको फिर से 100 पे ले आएगा। तो ये फिक्स पीरियड सिस्टम्स होते हैं कि जी एक खास पीरियड के अंदर आपने उसको इन्वेंट्री के एक लेवल को मेंटेन करना होता है। इसकी जो थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन वो ये है कि जी आपका पीरियड जो है इट इज फिक्स्ड। सारे केसेस के अंदर आप देखें कि जी पीरियड फिक्स्ड है और वो देखा गया कि जी इधर पहुंची हुई है, अब आपने इस लेवल पे लिया है। फिर डिमांड जो भी हो उसकी, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स के मुताबिक जो भी डिमांड होगी वो एक खास लेवल तक उसको टारगेट पॉइंट पे लाया जाएगा कि जी ये डिमांड है, पॉइंट आया डिमांड ऑर्डरिंग का, उसको एक खास लेवल तक ले आया। फिर कस्टमर ने आपसे चीज मांगी, फिर पीरियड खत्म हुआ, फिर उसको एक खास लेवल तक भर लिया। फिर आपकी कस्टमर ने चीज मांगी, उसकी उसकी आपका कस्टमर आपसे एक चीज मांग रहा है, पीरियड खत्म हुआ, फिर उसको एक खास टारगेट लेवल तक भर दिया गया। ठीक है, तो इसको फिक्स पीरियड सिस्टम्स कहा जाता है। फिक्स पीरियड सिस्टम्स की दे आर मच इजियर एज कंपेयर्ड टू अदर सिस्टम्स। उसके अंदर यू हैव टू हैव एन ऑर्डर क्वांटिटी की कितनी चीज मंगवानी है, आपके पास एक टारगेट वैल्यू होती है, आपके पास ऑन हैंड इन्वेंट्री है, अर्लियर ऑर्डर्स नॉट येट रिसीव्ड और बैक ऑर्डर्स कि जी बैक ऑर्डर्स ये होता है कि जी आपके कस्टमर ने आपसे चीज मांगी, अब इस केस के अंदर आपके पास कस्टमर आया और आप उसको वो चीज प्रोवाइड नहीं कर सके, आपने उसको कहा कि मैं आपको अगले 3 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये क्या होते हैं, ये बैक ऑर्डर्स होते हैं। तो आपकी ये जो एग्जांपल है 3 जैकेट्स आर बैक ऑर्डर्ड, इट इज टाइम टू प्लेस एन ऑर्डर, नो जैकेट इज इन दी स्टॉक, टारगेट वैल्यू आपकी 50 होनी चाहिए। तो आपकी जो टारगेट वैल्यू वो 50 है, आपके पास इस वक्त इन्वेंट्री कोई भी नहीं है, आपने कोई पुराना ऑर्डर रिसीव नहीं करना और आपके पास बैक ऑर्डर में 3 ऑर्डर्स आए हुए हैं, तो आप कितने ऑर्डर मंगवाओगे, आपने 53 जैकेट्स मंगवाने हैं। तो एक खास टारगेट तक आपने उसको फुल कर लिया। फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टम्स, इन्वेंट्री इज ओनली काउंटेड एट ईच रिव्यू पीरियड। जो ये फिक्स्ड पीरियड सिस्टम्स होते हैं, इन्वेंट्री की जो काउंट होती है वो एक खास टाइम के बाद की जाती है, मे बी स्केड्यूल्ड एट कन्वीनियंट टाइम्स। ये जो इसकी काउंटिंग होती है इट इज ऑन यू कि जी आपने किस कन्वीनियंट टाइम पे आपने इसको स्केड्यूल करना है। ये उन कामों के लिए या उन सिचुएशन के लिए अच्छी होती है जहाँ रूटीन का काम चल रहा है, तो उधर हम फिक्स्ड पीरियड सिस्टम्स यूज करते हैं।
इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि जी आपके स्टॉक आउट्स हो सकते हैं कि आपके पास कस्टमर आए और आप कस्टमर को चीज़ प्रोवाइड ना कर सको. अगेन इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन दी सर्कमस्टांसेस. अगर आप ही उस पूरी सोसाइटी के अंदर या उस मार्केट के अंदर सिर्फ आप ही वो एक स्पेसिफिक चीज़ बेच रहे हो और आपका कोई कंपेटिटर नहीं है, तो आप फिर फिक्स पीरियड सिस्टम यूज़ कर सकते हो कि जी यू कैन अफोर्ड कि जी आपका कस्टमर आए और वो उसको चीज़ ना मिले तो वो उस चीज़ के लिए इंतज़ार करेगा. तो अगर ये सर्कमस्टांसेस हैं देन यू कैन यूज़ फिक्स पीरियड सिस्टम्स. अगर ये सर्कमस्टांसेस नहीं है तो हमें पहले वाले जो सारे हमने प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स पढ़े हैं, सेफ्टी स्टॉक रखा है, ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी, सारी के सारे हमें वो मॉडल्स यूज़ करने पड़ेंगे. So let me give you an overview of this chapter, overall chapter what we have discussed in this chapter. हमने सबसे पहले सिंपल सी चीज़ें देखी कि जी इन्वेंट्री का फ़ायदा क्या है, कौन सी टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज हैं, हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स देख ली, हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की इंपॉर्टेंस देख ली, हमने इन्वेंट्री की सबसे पहले कैटेगराइजेशन की कि जी कॉस्ट की क्या कैटेगराइजेशन है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट डिमांड्स क्या होती हैं, हमने इन्वेंट्री मॉडल्स पढ़ लिए, इंडिपेंडेंट डिमांड के उसके अंदर रीऑर्डरिंग पॉइंट निकालना सीखा, ईओक्यू देखा, पीओक्यू देखा, इसी तरह क्वांटिटी डिस्काउंट हो तो उसके अंदर किस तरह से ऑर्डर करना है वो देखा. प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स पढ़े कि जी प्रोबेबिलिस्टिक अगर डिफरेंट सिचुएशंस हैं, प्रोबेबिलिस्टिक डिमांड है, प्रोबेबिलिस्टिक लीड टाइम है तो फिर क्या करें. और फिर हमने सिंगल पीरियड मॉडल एंड फिक्स पीरियड मॉडल्स, फिक्स पीरियड सिस्टम्स को डिस्कस किया इस चैप्टर के अंदर. विद दिस द चैप्टर 12 इज फिनिश्ड. दिस इज डॉक्टर फहद अमजद. अल्लाह हाफिज.